हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान में आनुवांशिकता एवं जैव विकास जो अध्याय चल रहा था उसके अंतिम भाग को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कुल 2 भाग पढ़ेंगे, एक जीवाश्म के बारे में जानेंगे और दूसरा जो है मानव का विकास कैसे हुआ। तो पूरा उसका एक कह सकते हैं कि मानव विकास के पूरे क्रम को पढ़ाएंगे। हालांकि उतना कक्षा 10 के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी जो है यह आवश्यक है जानना कि मानव का विकास किस क्रम में हुआ। लेकिन उसको जानने से पहले आज समझेंगे जीवाश्म। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मानव के विकास के पूरे इतिहास को आज जो है यहाँ पर हम दर्शाएंगे। सबसे पहले समझते हैं जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म, देखिए जीवाश्म शब्द ही यहाँ पर है जीवों के अंश। जीवाश्म मीन्स होता है जीवों के अंश या जीवों के अवशेष, लिख सकते हैं जीवों के अवशेष। ये होता है जीवाश्म। मतलब कि एक ऐसा कोई भी जीव, जब कोई जीव लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब जीव की मृत्यु हो गई, लेकिन वहां पर उसके जो शरीर के कुछ भाग है वो वहां पर किसी मृदा के भाग में चट्टानों के नीचे दब गए हैं और दब करके उसके जो अवशेष है वो अवशेष केवल शेष बचते हैं। तब उस भाग से जो अवशेष वहां पर शेष बचता है उसे हम लोग जीवों के अवशेष या जीवाश्म के नाम से जानते हैं। बता रहे तो ये था जीवों के अवशेष के बारे में, जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म जो होता है, जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जीवाश्म विज्ञान, देखिए जीवाश्म विज्ञान जो होता है, जीवाश्म विज्ञान, इसे हम लोग जो है इंग्लिश में पेलियोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। पेलियोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये जो पेलियोंटोलॉजी यानी यह जो शाखा है या इस शाखा का जो स्थापना है, इस शाखा की स्थापना क्यूवियर ने किया था। जो पेलियोंटोलॉजी है, इस शाखा का जो स्थापना है वह स्थापना क्यूवियर ने किया था। बात करते हैं जीवाश्म, यानी जीवाश्म की परिभाषा समझ में आया कि जीवों के अवशेष, यानी कि कोई भी जीव जब किसी उसकी मृत्यु हो जाती है और वो चट्टानों के नीचे या मृदा के नीचे या समुद्र के नीचे या रेगिस्तान के नीचे या बर्फ के नीचे कहीं पर वो दब जाते हैं और दब करके उनके शरीर के कुछ भाग में, जो उसका शरीर है उस शरीर के अवशेष में वहां पर कुछ जो है मिनरल्स या अन्य कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं और जमा होकर के उसका एक अवशेष बना लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या है? जीवों का अवशेष है जो मृदा या चट्टानों में दबकर परिरक्षित हो जाते हैं। ऐसे जीवों के अवशेष को या जीवों के अंश को जीवाश्म के नाम से जानते हैं। इस जीवाश्म का अध्ययन हम लोग जीवाश्म विज्ञान में करते हैं, हम पेलियोंटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो यह था आपका जो आज टॉपिक जीवाश्म। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है मानव का विकास। देखिए अगर हम लोग जैव विकास पढ़ते तो जैव विकास में अगर जीवाश्म के भी बारे में अगर जानना हो तो जो जैव विकास है, इस जैव विकास के प्रमाण में जीवाश्म भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब जैव विकास के प्रमाण को पढ़ते हैं तो वहां पर जो है हम ये देखते हैं कि जो जीवाश्म है वो जीवाश्म कितने वर्ष पुराना है उसकी कार्बन डेटिंग के द्वारा पता करते हैं। जीवाश्म कितने वर्षों पुराना है, जीवाश्म किसका है, जीवाश्म में किस जो है कह सकते हैं किस वर्ग के या किस समूह के लक्षण पाए जा रहे हैं, और लक्षणों के आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि हाँ इतने वर्षों पहले इस प्रकार के जीव हमारी पृथ्वी पर निवास करते थे। तो जीवाश्म विज्ञान के द्वारा हम जो है जैव विकास के प्रमाण दे सकते हैं, जैव विकास का अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मानव के विकास के क्रम। यहाँ पर ध्यान देंगे, आप जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर हम डिटेल में चलेंगे। मानव का विकास, मानव का विकास। सबसे पहले मानव का विकास में विकासीय लक्षण, विकासीय लक्षण।
विकासीय लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लिख सकते हैं अपने बारे में, यानी कि मनुष्य के बारे में, अपने बारे में आप लिख सकते हैं विकासीय लक्षण के कि जो मनुष्य है वो द्विपदचारी हो गया, यानी सीधा खड़ा होकर चलने लगा, अंगूठे अन्य अंगुलियों के समकोण पर स्थित हो गया, जो माथा है जिसको हम लोग यहाँ पर ललाट है, ये ललाट मेहराब नुमा ना हो करके बल्कि सीधा हो गया। मेहराब नुमा मतलब कि थोड़ा सा तिरछा, तो सीधा हो गया। मेहराब नुमा क्या है? तालू, तालू मेहराब नुमा है। तो हम लोग का ललाट क्या एकदम सीधा हो गया। नाक जो है वो टपकन नाक हो गई और चपटी नहीं है नाक, नाक सीधी रही। इसके अलावा जो है जो ठुड्डी है उस ठुड्डी का भी विकास कम हो गया। तो इस तरह से हम अपने बारे में लक्षण लिख सकते हैं कि त्वचा पर बाल कम पाए जाते थे, मादाओं में जो है मासिक जो धर्म है वो आना शुरू हो गया। तो ये जो है मनुष्य के विकासीय लक्षण में आता है। लेकिन अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि पूरा का पूरा इस मनुष्य के इतिहास यानी मानव के इतिहास के बारे में। सबसे पहले मानव के जो मूल लक्षण है जिसको लोग प्राइमेट्स कहते हैं, वो प्राइमेट्स लक्षण सबसे पहले किस जीव में दिखाई दिया? तो जिस जीव में दिखाई दिया उसी जीव के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ यहीं से मानव का विकास हुआ। लगभग 10,000 वर्ष पहले की ये घटना है, मात्र 10,000 वर्ष पहले की घटना है। और इस घटना में यहीं से जो है मानव का इतिहास प्रारंभ होता है। और मानव के जो प्राइमेट्स लक्षण है जैसे नेत्र का पाया जाना, टेस्टिस का यानी वृषण का पाया जाना, तो ये जो इसके प्राइमेट्स लक्षण है वो यहाँ पर उपस्थित होना शुरू हो गए और वहीं से मानव का इतिहास मालूम पड़ता है। सबसे पहले इसके हम देखते हैं तो इसको लोग 3 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है मानव के प्रारंभिक पूर्वज। पहला इसमें आ जाएगा मानव के प्रारंभिक पूर्वज। मानव का सबसे पहला पूर्वज जिसमें प्राइमेट्स के लक्षण पाए जाए, प्राइमेट्स शब्द यहां पर ध्यान देंगे, जिसमें प्राइमेट्स के लक्षण पाए जाते हैं, उन लक्षणों के आधार पर जो है हम उसको ज्ञात करते कि हाँ ये आधुनिक जो मानव है उसके समान इसमें भी कुछ लक्षण पाए जाते थे। और सबसे पहला जो प्राइमेट्स लक्षण पाया गया वो था एक छछूंदर की आकृति का, एक छछूंदर की आकृति का जीव था जिसके जो थूथुर यानी कि जो मुख है वो काफी लंबा और कुछ लंबे होते जैसे आज के समय छछूंदर है। उस प्रकार के जीव की उत्पत्ति हुई जिसे हम लोग कहते हैं गजसूज। गजसूज की उत्पत्ति सबसे पहले यानी गजसूज में सबसे पहले प्राइमेट्स के लक्षण दिखाई दिए और यहीं से मानव के विकास का क्रम प्रारंभ हो गया, यानी कह सकते हैं कि मानव का इतिहास प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहला अगर प्राइमेट्स लक्षण पाया तो गजसूज कैसा था? गज मतलब हाथी, ये मत समझिए हाथी के समान, छछूंदर के समान इसकी आकृति होती थी, काफी छोटा होता था, काफी फुर्तीला होता था, काफी फुर्तीला होता था, छोटा होता था। लेकिन जो टेस्टिस होता है, वृषण होता था, वो एब्डोमेन के अंदर पाया जाता था। टेस्टिस जैसे हम लोगों की अगर बात करें टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर होता है जो वृषण होता है, लेकिन इसमें वृषण शरीर के अंदर ही पाया जाता था। तो सबसे पहले प्राइमेट्स लक्षण अगर किसी देखा गया वो है आज के 10,000 साल पहले जो जीव था गजसूज, जो आज के आधुनिक समय के छछूंदर के समान दिखाई पड़ते हैं। तो ये था मानव के प्रारंभिक पूर्वज। इसके आते हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक प्रोसीमियन पूर्वज। दूसरा इसमें आते हैं प्रारंभिक प्रोसीमियन पूर्वज। देखिए प्रारंभिक प्रोसीमियन पूर्वज, ऐसा पूर्वज जो गजसूज, जो एलिफेंट सूज है, उस एलिफेंट सूज में अब धीरे धीरे लगातार इवोल्यूशन होता गया, लगातार जय विकास होता गया और वहां पर एक नए प्रकार की जीव की उत्पत्ति हुई जो वृक्ष पर यानी कूदक के चलने और कुछ वृक्ष की कुछ ऊंचाई पर चढ़ने में समर्थ होने लगे और यहीं से एक उत्पत्ति हुई जिसको हम लोग कहते हैं वृक्षाश्रयी सूज की, यानी जो वृक्ष पर चढ़ने के लिए उपयुक्त हो गए। तो अब यहाँ से जो गजसूज था उसमें कुछ नए नए लक्षण उत्पन्न हुए और उससे हम लोग नाम दिए वृक्षाश्रयी सूज। इस तरह से वृक्षाश्रयी सूज की उत्पत्ति, फिर इसमें लगातार
डेवलपमेंट अर्थात इवोल्यूशन होता गया और इवोल्यूशन के द्वारा जो वृक्षाश्रयी सूज है इससे लीमर्स प्रजाति, लॉरिस प्रजाति तथा टार्सियस प्रजाति की उत्पत्ति है। हालांकि इसमें से जो टार्सियस है इसकी प्रजाति एक ही जाति है इसमें, और टार्सियस की जो है प्रजातियां जो कुछ इसके जो जीव हैं वो अफ्रीका के जंगलों में आज भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रारंभिक प्रोसीडियर पूरे सबसे पहले गैसरूस से वृक्षाश्रयी बना और फिर एक वृक्षाश्रयी सूज 3 भागों में बट गया, लेमर्स, लॉरिस, टार्सियस। आप सोच रहे हैं मैं मानव का बात कर रहा हूं कि यहाँ पर कहाँ किस जंतु की बात कर रहा हूं, तो ये मानव के इतिहास पे चल रहा है, मानव के विकास क्रम में, क्योंकि प्राइमेट्स के लक्षण सबसे पहले इसमें देखा गया, अब उसका सभी में प्राइमेट्स के लक्षण जिसमें आते गए उसको मानव का पूर्वज माना गया। तो ये यहाँ पर प्रोसीनियन पूर्वज थे, प्रारंभिक प्रोसीनियन पूर्वज। तीसरा है मानवाकार पूर्वज, मानवाकार। अब यहां से मानव की आकृति वाले पूर्वज होना शुरू हो गए। अभी तक क्या था, ये जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे जो जंतु होते हैं उनके समान थे, अभी तक मानव की आकृति प्राप्त नहीं हुई थी। अब यहाँ पर मानवाकार आकृति प्रारंभ हुई और इस मानवाकार आकृति में अब 3 वंश बन गए, 3 वंश बन गया। एक इसमें बन गया बंदर वंश, बंदर वंश। बंदर वंश में भी 2 प्रजातियां, एक पुरानी दुनिया, एक नई दुनिया के बंदर और दूसरा पुरानी दुनिया के बंदर। आज के समय में जो बंदर दिखाई पड़ते हैं वो पुरानी दुनिया के बंदर हैं, नई दुनिया के बंदर संभवतः विलुप्त हो चुके हैं, पुरानी दुनिया के बंदर दिखाई देते हैं। बहुत इसमें डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि ये इंटर का है, इसमें केवल आपको इतना समझने का अच्छा तस्वीर कि ये सीक्वेंस में क्यों बता रहा हूं कि आपको सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो बंदर वंश आया, दूसरा कपिवंश आया, कपिवंश। कपिवंश में जैसे चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, गिब्बन हो गया, ओरंग उटान हो गया, तो इस प्रकार के जो जंतु हैं वो कपिवंश में आते हैं। देखोगे जो गोरिल्ला है काफी जो है भयानक शरीर होता है, काफी बड़ा विशालकाय गोरिल्ला है, चिंपैंजी है या ओरंग उटान है, गिब्बन है, तो ये जो प्रजातियां हैं इनको कपिवंश में रखा गया। और तीसरा यहां पर आया मानव वंश, मानव वंश। अब जो मानव वंश आया ये भी अब यहां से फिर जो मानव वंश है अब 2 यहां पर जो मानव बट गया, एक प्रागैतिहासिक मानव, दूसरा वर्तमान मानव। तो जो मानव वंश है, मानव वंश जिसकी हम लोग आज पढ़ना था कि मानव का विकास कर रहे हैं, तो मानव वंश में भी सबसे पहला यहां पर जो आया बन करके वो था, सबसे पहला इसमें जो था प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक मानव की उत्पत्ति हुई। मानव देखिए, प्रागैतिहासिक मतलब ये होता है जो प्राचीन थे, यानी जो पहले मानव थे, बाद वर्तमान मानव जिसमें बुद्धि का विकास होना शुरू हुआ। अभी तक क्या है, प्रागैतिहासिक मानव बुद्धि का कुछ खास उपयोग नहीं किया गया था, बहुत ज्यादा बुद्धि जो है वो विकसित नहीं थी, उसके जो कपाल गुहा का आयतन है बहुत ज्यादा विकसित नहीं था, तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक मानव में अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें आता है जो प्रागैतिहासिक मानव है, सबसे पहले उत्पन्न हुए होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मानव की सबसे पहले उत्पत्ति हुई, होमो हैबिलिस। दूसरा हीडलबर्ग मानव उत्पन्न हुआ, हीडलबर्ग मानव। ये क्रम है, ये ध्यान रखिए, क्रम से मैं बता रहा हूं, जिस क्रम में मानव का विकास हुआ मैं उसी क्रम में चल रहा हूं। होमो हैबिलिस के बाद यहां पर उत्पन्न हुआ हीडलबर्ग मानव उत्पन्न हुआ। हीडलबर्ग मानव के बाद यहां पर जावा कपि मानव की उत्पत्ति हुई, कपि मानव। चौथा फिर उसके बाद पेकिंग मानव आया, थोड़ा इससे ज्यादा विकसित पेकिंग मानव आया। मैं पहले बता रहा हूं, ये मैं विकसित लक्षणों के आधार पर यहां पर बता रहा हूं। और उसके बाद यहां पर आया एटलांटिक मानव, एटलांटिक मानव।
तो ये जो थे ये प्रागैतिहासिक मानव में आते थे। अब दूसरा आता है वर्तमान मानव, यही पर हम लिख दे रहे हैं बी, वर्तमान मानव। वर्तमान मानव यानी जहां पर अब जो है बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर दिए थे, चित्रकारी करना शुरू कर दिए थे, कलाकृतियां, संगीत में इनकी रुचि होने लगी थी, खेती करना प्रारंभ कर दिए थे, यानी अपने बुद्धि का अधिक से अधिक जो है उपयोग करने लगे थे। तो इस प्रकार के जो मानव उनको वर्तमान मानव कहा गया। लेकिन वर्तमान मानव ये नहीं कि केवल जो हम लोग हैं इसी को वर्तमान मानव कहते हैं, वर्तमान मानव में भी कई जो है प्रजातियां आई। ये सबसे पहले इसमें आया, इसको हम छठवां लिखेंगे क्योंकि हम 5 तक लिख चुके हैं, निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव। फिर है क्रो-मैग्नान मानव, क्रो-मैग्नान मानव आया। देखिए अगर कहा जाता है कि किस मानव ने सबसे अधिक अपने बुद्धि का उपयोग किया, तो क्रो-मैग्नान मानव जो थे ये सबसे अधिक अपने बुद्धि का उपयोग किए थे। और अंतिम में आए यहां पर जो है वर्तमान मानव, यानी वर्तमान मानव। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो है ये वर्तमान के स्थान पर आधुनिक लिखित तो ज्यादा बेहतर होगा, आधुनिक मानव, आधुनिक मानव। तो ये यहां पर वर्तमान मानव उत्पन्न हुआ। अब देखिए जो वर्तमान मानव भी हुआ, अब ये प्रश्न आता है कि सर कोई पूछ सकता है कि मानव की उत्पत्ति वास्तव में किस जगह से मानी गई है, कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो वास्तव में किस जगह से मानी गई है। तो जो मानव की उत्पत्ति है उसका उद्गम केंद्र अफ्रीका माना गया, ये भी ध्यान रखिएगा। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में मानी गई है, तो कहां पर? अफ्रीका में। तो मानव की उत्पत्ति कहां पर मानी गई है? मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में, अफ्रीका। अब यहीं से जो वर्तमान मानव है अब कई शाखाओं में बंटना शुरू हो गया। तो अब वर्तमान मानव भी कई शाखाओं में बटा, तो उसको भी पढ़ लेते हैं कौन कौन सी शाखा थी, तो ऊपर वाले बता दे रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्तमान मानव, वर्तमान मानव, ये जो वर्तमान मानव है इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वर्तमान मानव भी अब क्या हुआ, जब मानव की उत्पत्ति हुई तो यह अलग अलग क्षेत्रों में बट गए, यानी अलग अलग कुछ लोग वहां पर जो है कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो है जाने लगे, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर पहुंचे, गोरी प्रजाति का निर्माण कर लिए। कुछ जो है अफ्रीका की तरफ जो रुक करके अफ्रीका की तरफ गए, वहां से वो काली प्रजाति का यानी जो है निग्रो प्रजाति की उत्पत्ति किए। कुछ जो है साइबेरिया, तिब्बत, चाइना इस तरफ जो है विकसित होना शुरू किए, और उसके द्वारा जो है मंगोलीय प्रजाति यानी बौनी प्रजाति की जो है निर्माण हो। इस प्रकार फिर जो वर्तमान मानव फिर 3 क्षेत्रों में बट गया। एक का नाम दिया काकेस्वाइट, काकेस्वाइट, काकेसाइड को हम लोग गोरी प्रजाति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोरी प्रजाति। जैसे गोरी प्रजाति जैसे जो अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं जातियां, उनको लोग गोरी प्रजाति यानी काकेसाइड कहते हैं। दूसरा जो है नीग्रॉइड, नीग्रॉइड, नीग्रॉइड। जो नीग्रॉइड थे, ये नीग्रॉइड, जो नीग्रॉइड थे यानी निग्रो प्रजाति, इसको लोग काली प्रजाति कहते हैं, काली प्रजाति, जिसमें वेस्ट इंडीज हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये सब क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं जातियां उनको काली प्रजाति, निग्रो प्रजाति कहते हैं। और तीसरा है मंगोलॉयड, जिसको जो है मंगोल प्रजाति कहते हैं, मंगोल प्रजाति। जैसा कि तिब्बत, चाइना, साइबेरिया आदि की तरफ जो
मानव गए वो वहां पर मंगोली प्रजाति बनाई। क्योंकि ये जो प्रजातियां बन रही है यह जो है वातावरणीय दशाओं के अनुकूल अपने आप को परिवर्तित करने लगे और वातावरणीय अनुकूलन के आधार पर उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए शरीर में, जिसके फलस्वरूप ये अलग अलग प्रजातियों का निर्माण हुआ और उसके बाद फिर आए संकर प्रजातियां बनना शुरू हुई और इस तरह से बहुत सारे देशों में अलग अलग रंग के लोग संकर प्रजातियां उत्पन्न हुई। अब ये बात करते हैं कि जो मानव की उत्पत्ति है उस उत्पत्ति को कौन सा काल कहा जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि जैसे मानव उत्पत्ति तो अफ्रीका में हुई, लेकिन जो मानव की उत्पत्ति है, मानव की उत्पत्ति का काल, उत्पत्ति का काल, इसको कहा जाता है पाषाण काल। माना जाता है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई उसकी उत्पत्ति का जो काल था वो पाषाण काल था। तो इस प्रकार मानव का जो इतिहास था वो मैंने एक मोटे मोटे लाइन में बता दिया कि किस प्रकार से मानव जो है विकसित हुआ और मानव किस प्रकार से जो है उत्पत्ति हुई, मानव की आधुनिक मानव कैसे बना और आधुनिक मानव में भी वर्तमान मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये था मानव का विकास। तो मानव के विकास के लक्षण को थोड़ा सा पढ़ना है और मानव के विकास का आगे अगर मान लीजिए इतना नहीं याद है तो आप कुछ ना करिए, इस आधुनिक मानव के बारे में केवल कक्षा 10 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कक्षा 10 में केवल आपको आधुनिक मानव के बारे में अगर थोड़ा सा लिख देते हैं निएंडरथल, क्रो-मैगन और वर्तमान, आपका पूरा का पूरा सही है। ये तीनों भी अगर छोड़ देते तो कोई बात नहीं कक्षा 10 में, लेकिन अगर आप कहीं एग्जाम देंगे कंपटीशन में बैठेंगे तो वहां पर आपको ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। जो ऐसे मैंने सीक्वेंस में लिखा था सेम इसी अनुक्रम में याद होना चाहिए। तो ये जो आज का हम लोग का टॉपिक था आनुवांशिकता जैव विकास अध्याय में जीवाश्म एवं मानव का विकास, और ये हमारा जो ये अध्याय था इस अध्याय का सबसे अंतिम टॉपिक था। इस टॉपिक के द्वारा हमारा जो अध्याय आनुवांशिकता जीव विकास वो समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो मिलेंगे नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।